नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता पर। दरअसल 30 मई पत्रकारिता दिवस भी है और इस बात के लिए आत्मचिंतन करने का दिन भी है कि आखिर पत्रकारिता को लेकर हम कहाँ के लिए चले थे और अब कहाँ पहुँच गए। आज का विषय ये है कि ये हम कहाँ आ गए। दरअसल पत्रकारिता जब शुरू हुई थी तो कहा गया था कि ये राजनीति का और देश के लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, लेकिन ये चौथा स्तंभ स्वघोषित था, खुद की तरह से था। उसके बाद ये कब खोखला हो गया पता ही नहीं चला। अब कोई भी इसको आके धक्का देता है, ये मीनार की तरह हिलता तो है, बस गिरने भर से बच जाता है। इसी पर हम बात करेंगे कि चले थे हम शिखर पर और पहुंच गया पाताल पर। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें ये भी बता देते हैं कि भारत का जो पहला अखबार था वो कहाँ से निकला, कौन उसके संपादक थे और अखबार में बिना लिखे अलिखित क्या मान्यताएं थी और क्या मर्यादाएं थी, उन सब का पालन कब तक होता रहा और जब ये टूटा तो फिर इसका कोई सिरा नहीं मिला। कहते फिस्तन से जब लोग गिरना शुरू होते हैं तो फिर उसका रुकना बहुत कठिन होता है। पत्रकारिता फिस्तन पर है, कब रुकेगी पता नहीं, लेकिन अगर इसके बारे में चिंता हो रही है तो इसका मतलब कि ये रुकेगी भी और वापस फिर अपनी ऊंचाइयों पर आएगी भी। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका आधा जीवन माने 50 साल की पत्रकारिता हो चुकी है। अर्धशतक उन्होंने मार दिया है और उससे भी ऊपर मुझे लगता है कि 55-56 साल के आसपास उनकी पत्रकारिता मध्य प्रदेश में हुई है और सौभाग्य से मुझे उनके चरणों में बैठकर पत्रकारिता सीखने का मौका मिला है। और इसके साथ हमारे साथी मौजूद हैं जैन सिंह तोमर जी। जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तोमर जी उस विधा से जुड़े हुए हैं जिसके तार कलकत्ता में हैं। दरअसल मैं उन्हीं के मुँह से कहलवाना चाहूँगा कि वो शांति निकेतन में पढ़े और उनके परिवार का भी शांति निकेतन से पुराना नाता है। शांति निकेतन यानी ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और भारत का पहला हिंदी अखबार भी कलकत्ता से शुरू हुआ था। इस पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीग्राम पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी। लेकिन चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आपको पत्रकारिता की चलती फिरती किताब मानते हैं और ऐसे कुछ ही लोग हैं मध्य प्रदेश में जिनको हम कह सकते हैं कि वो पत्रकारिता के अपने आप में एक संस्थान है, जो पूरी पत्रकारिता को जिन्होंने जिया है, पत्रकारिता को बिछाया है, उसी को ओढ़ा है, उसी को जिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जर्नलिज्म या पत्रकारिता, अब आज के ज़माने में उसको मीडिया भी कहते हैं, मीडिया थोड़ा सा ऐसा शब्द है जिसमें विद्रूपताएँ ज़्यादा हैं, कह सकते हैं इसमें मिलावट ज़्यादा है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के दिन तो हम खुद की आलोचना करने बैठे हैं। और उस पत्रकारिता में जब प्रिंट की थी तब पत्रकारिता कितनी ऊंचाई पर थी, जब इसमें मीडिया जुड़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब आया तब ये कहाँ पहुँची, और अब सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई यूट्यूबर्स बनकर हाथ में माइक आईडी लेकर पहुँच जाता है। अब उनको देखकर लोग घबराते हैं। एक ज़माना था जब पत्रकार को देखकर लोग, बड़े से बड़ा आदमी, इज्जत से उठकर खड़ा हो जाता था और उसे सम्मान देता था। कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी छोटे से छोटे पत्रकार को देखकर अपना काफिला रोका, उससे बातचीत की और उसके द्वारा बताई गई समस्या का निदान भी किया। तो ऐसा एक, मैं कहूँगा आम भाषा में, कि जलवा था पत्रकारिता का, और वो जलवा इतना रोशन था कि उसकी रोशनी में कई लोग पत्रकार बनने के लिए लालायित हुए। और उसके बाद जो भीड़ आई पत्रकारिता में, उस भीड़ ने पत्रकारिता को ऐसा पकड़ा, ऐसा जकड़ा कि पत्रकारिता खो गई। अब पत्रकारिता के नाम पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक नारा आपके ज़माने में, जब आप ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हुआ करते थे मध्य प्रदेश पत्रकारिता संघ के, तब एक नारा चलता था, अभी भी वो नारा, लेकिन अब वो चलता नहीं है, कि दलालों पत्रकारिता छोड़ो। उसकी दूसरी लाइन थी, पत्रकारों दलाली छोड़ो। अब का जो दौर है इसमें ये दोनों ही बातें शामिल हैं। कोई नहीं छोड़ पा रहा है, ना तो दलाल पत्रकारिता छोड़ पा रहा है और ना हमारे कई साथी ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, जो बिल्कुल ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, उसी को जी रहे हैं, उनसे माफ़ी के साथ अब पत्रकार दलाली नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये बहुत कड़वा शब्द है, मुझे कहते समय भीतर से मेरी आत्मा हिल रही है, लेकिन कई बार कड़वा सच है। लोग हमारे पीठ पीछे अक्सर इसी तरह की टिप्पणी करते हैं। तो आज की हमारी जो पंच लाइन है वो ये है कि पत्रकारिता, ये कहाँ आ गए हम, आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, एक बात हमको प्रकट
संस्कृति का इस बात को समझना है कि नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश साथ चलता है, उसी के साथ साथ जो सत्पुरुष होते हैं और जो तम पुरुष होते हैं वो दोनों साथ चलते हैं। अगर हम पत्रकारिता को देखें, जब 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था, तो जब ये जो प्रकाशन उन्होंने क्यों किया, उस समय भी एक बड़ी संख्या में एक ऐसा पत्रकार समूह था जो कहीं ना कहीं अपने हित देखता था और अंग्रेजों की पसंद के समाचार छापता था। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे भारत में हिंदी का कोई समाचार पत्र नहीं था। अरबी के समाचार पत्र थे, उर्दू के समाचार पत्र थे, कलकत्ते में बंगाली के भी समाचार पत्र निकलते थे, लेकिन हिंदी का कोई समाचार पत्र नहीं था। और फिर जब उन्होंने ये हिंदी समाचार पत्र निकाला तो उस पर दबाव कैसा आया, आप कल्पना कर सकते हैं। उनको डाक की सुविधा नहीं दी थी सरकार ने, सरकार का इतना ज्यादा दबाव था उनके ऊपर, तो उसके कारण जो सहयोग की लोगों ने आश्वासन दिया था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या है, उस समाचार पत्र पर 200 वर्ष पहले दबाव जो आया, राष्ट्र और संस्कृति का दबाव आया। जो उन्होंने पहला संपादकीय अपना लिखा था जुगल किशोर जी ने, उन्होंने यही लिखा था कि हम दूसरे को धन को देख करके हम आनंद मना रहे हैं, हमारा धन कहाँ है, भाषा को लेकर के उन्होंने लिखा। अब हिंदी पत्रकारिता पर जो दबाव आज से 200 वर्ष पहले था, वो दबाव हिंदी पत्रकारिता पर आज भी है। ये हम एक सैद्धांतिक बात को समझें जी। कितने जो हिंदी के अखबार हैं वो मान करके चलिए एक प्रकार से वो अंग्रेजी की नर्सरी है। तो कुल मिला करके हिंदी पत्रकारिता पर और राष्ट्र और संस्कृति की बात कहने वाले पत्रकारिता पर जो 200 साल पहले दबाव था, वो दबाव आज भी है। अब जो आपने कहा मिलावट और दलाली की ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, जीवन मूल्यों में, मानवीय जीवन में, मानवीय चिंतन में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। आज सारा का सारा जो दौड़ आ रही है युग की या जमाने की, वो दिखावट और सजावट पर आ रही है, और दिखावट और सजावट के लिए पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये कोई मायने नहीं रखता कि वो पैसा अगर आया है तो वो किस मार्ग से आया है, क्या वो सत्य के मार्ग से आया है, क्या अनुचित मार्ग से आया है, तो वो पैसा लोगों को चाहिए। अब चूंकि कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ राजनीति में भी हैं, कुछ समाज में भी हैं, उनको लगता है कि उनकी प्रसिद्धि हो जाए, अखबार में उनका नाम छप जाए, मीडिया में आ जाए। अब समाचार पत्र की विश्वसनीयता का अंदाज, कितनी गिरावट आई है समाचारों में। एक समय था जब हम लोग खबरें बनाते थे तो कहीं से कोई समाचार आया तो उसको सबसे पहले सत्यापित करते थे, और उसमें कोई तथ्य कोई ऐसा न चला जाए जो सत्य के विपरीत हो, वही छपता था। और उसका खंडन होना संभव नहीं था। और कई बार जब खंडन छपता भी था तो वो कुछ और कारणों से छपता था, समाचार का खंडन कभी नहीं छपता था। लेकिन आज वो जो सोचने वाली बात थी वो सारी खत्म हो गई। आज का समाचार जो होता है वो आंख के कनेक्शन से और कान के कनेक्शन का प्रस्तुतिकरण है, उसमें सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े से बड़े चैनलों पर आपने देखा होगा, कोई वीडियो चल रहा है, वो नीचे पट्टी चलती है कि इसके हम सत्यापन हम नहीं कर सकते, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। जब तुम उसकी गारंटी सत्य की नहीं ले सकते तो खबर बना करके प्रसारित क्यों कर रहे हो। तो कुल मिला करके ये जो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं पूरे मानवीय स्वभाव में गिरावट आई है। और फिर अब संपादक नाम की, पत्रकारिता नाम की तो चीज लगभग समाप्ति हो गई है। आज एक समय हुआ करता था कि अंतिम निर्णय संपादक लेता था, अखबार के जो मालिक होते थे वो भी संपादक के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे, बहुत रेयर कभी हस्तक्षेप होता था। लेकिन आज प्रतिदिन मैनेजमेंट की इच्छा से खबरें बनती हैं, संपादक नाम की संस्था लगभग शून्य पर चली गई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो गिरावट है वो बिल्कुल बराबर गिरावट आ रही है। और भाषा के ऊपर, संस्कृति के ऊपर जो 200 साल पहले खतरा था, हिंदी पत्रकारिता पर आज भी वो बना हुआ है। दरअसल जिस संपादक नाम की संस्था की आपने चर्चा की, वही इस पूरी पत्रकारिता का शिखर था, कंगूरे थे। उसकी बुनियाद में पत्रकार काम करते थे, और मालिक का आपने जिक्र किया कि मालिकों का या जो प्रबंधन का हस्तक्षेप इतनी होता था कि अखबार छप जाए और ठीक से लोगों तक पहुंच जाए। इसके बाद खबरें क्या होगी ये संपादक तय करता था। मैंने आपके साथ भी काम करते हुए देखा, और दैनिक भास्कर में जब मैंने काम किया तब कई बार ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट की तरफ से खबरें आती थी। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब पत्रकारिता मंदिर में हुआ करती थी। तब मैंने देखा कि संपादक मैनेजमेंट की खबर को ऐसे लिटरली इस तरह से हाथ में लेते थे कागज़ को, और ऐसे डस्टबिन में डाल देते थे अगर वो खबर छपने लायक नहीं है। इस तरह की घटनाओं का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अगर हम आज की बात करें तो आपने तो उसको बता ही दिया कि अब सिर्फ मैनेजमेंट की खबरें छपती है,
बाकी कभी धोखे से खबर छप जाए तो अलग बात है। पहले ही होता था कि धोखे से कभी गलत छपता था, अब धोखे से कभी सच छप जाता था। ये वो कड़वा सच है जिसको हम मन में समझते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आज चूंकि ऐसा दिन है जिस दिन मन की सब बात कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो आप सच लिख सकते थे, आप कम से कम आज के दिन सच बोल तो सकते हैं, क्योंकि आज पत्रकारिता दिवस है। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर जोड़ूंगा कि बहुत सारी बातें, अगर आपके जहन में कोई ऐसा किस्सा आता हो याद कि जिसमें पत्रकारिता के मानदंडों को बहुत ऊपर रखा हो आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा, उसका भी आप जिक्र करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदी की बात करें हम तो वो शीर्ष अखबार माने जाते थे। जनसत्ता में तो कई बार, या नवभारत टाइम्स में एक बार ऐसा किस्सा है कि मालिक जो थे, प्रबंधन जो था, उनके रिश्तेदार के खिलाफ नवभारत टाइम्स में खबर छप गई थी और मालिकों को पता ही नहीं था कि ये उनके बहनों या साले या जीजा की खबर छप गई है। इसके अलावा आज की तारीख में एक अखबार ऐसा निकलता है, नया इंडिया, जिसके संपादक हैं हरिशंकर व्यास जी। उस नया इंडिया में जब तक मध्य प्रदेश में जो इंदौर से जो हमारे पत्रकार हुआ करते थे वरिष्ठ, मैं नाम थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर रहा है, उनका निधन हुआ। लेकिन जब वो अखबार में लिखते थे तो कई बार वो हरिशंकर व्यास जी के लिखे पर विपरीत टिप्पणी करते थे, उनकी आलोचना करते थे और वो आलोचना स्वीकार होती थी। यानी अखबार के प्रधान संपादक के लिखे गए आलेख की उसी अखबार में आलोचना होती थी। ये आज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात नहीं, साल 2 साल पुरानी बात है। तो ये पत्रकारिता है। और एक बात हमने और सीखी थी कि पत्रकारिता गरीबों के लिए की जाती है, मजलूमों के लिए की जाती है, जो बेसहारा होते हैं, जिस सच को लोग दबाते हैं, चाहे वो सत्ता के शीर्ष के खिलाफ क्यों ना हो, उसको लिखने की हिम्मत उस एक फटियल से पत्रकार में होती थी, जिस पे दाढ़ी बड़ी होती थी, कुर्ता फटा रहता था, हो सकता था कि हफ्ते में 3 दिन वो खाना खाता था, बाकी दिन नहीं खाता था, आंखें धसी हुई हो, लेकिन कलम में बहुत तेज होता था। और वो पत्रकार फटियाल होने के बाद भी मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के खिलाफ खबर छापने की हिम्मत रखता था, क्योंकि वो पत्रकारिता करता था। तो ये वो स्वर्णिम काल है जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। इसकी तो अगर बात करेंगे तो किताबें लिख दी जाएंगी, लेकिन जो मैंने कहा कि जिस समय हम आए 85 में पत्रकारिता में जब मैं आया, तब पत्रकारिता मंदिर में स्थापित देवी की तरह पूजनीय थी। और जब हम जैसी लोगों की पीढ़ी आई तब उसको हमने मंदिर से निकालकर मुजरे खाने में ले आए। वो किसी किसी के लिए नाचती थी। और बहुत माफ़ी के साथ मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, इसको कहते भी मुझे बहुत आंख में आंसू आते हैं कि अब आज की जो पीढ़ी है उसने मुजरे खाने से निकालकर इस पत्रकारिता को रेड लाइट एरिया में लेकर आ गई है। इसका कोई हिसाब नहीं कि कहाँ जाएगी। जयंत तोमर जी, आपकी राय, फिर मैं रंजन जी के पास आऊँगा, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, आपकी और आदरणीय शर्मा जी की जो बातें, सारगर्भित बातें सुनकर बहुत सारी बातें ध्यान में आई। उसमें सबसे पहली जो बात है, जो प्रातस्मरणीय जो संपादक पत्रकार रहे हैं, उनमें एक रामानंद चटर्जी भी हुए हैं जी। रामानंद चटर्जी ने बंगला में तो अखबार पत्रिकाएं निकाली, हिंदी में विशाल भारत निकाला था और उसमें बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक हुए। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने उनके प्रतिकूल, यानी वो तो स्वामी थे अखबार के रामानंद चटर्जी, उनके खिलाफ एक टिप्पणी कर दी, उनके विचारधारा के विपरीत। और जब रामानंद जी ने कहा कि हमारे अखबार में उस कार्यक्रम के बारे में कुछ छपा है क्या किसी और अखबार में, तो उन्होंने कहा अपने ही अखबार में देख लीजिए। रामानंद जी ने सिर्फ ये कहा कि संपादक के नाम पत्र का जो कॉलम है उसमें मैं आपके लेख का उत्तर दे सकता हूँ क्या। तो ये एक अखबार के स्वामी की, एक अखबार के स्वत्वाधिकारी का ये विनम्रता हुआ करती थी। आज इस स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी की बात की आदरणीय शर्मा जी ने, तो उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हित ये उदंत मातरण निकाला था। हिंदुस्तानी उस समय उत्तर भारत के लोगों को कहा जाता था और उन्होंने कहा कि पराई भाषा पर हम लोग निर्भर हैं, हिंदी में कोई अखबार नहीं है। तब से लेकर अब तक पत्रकारिता में क्या बदला है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हर पत्रकार कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा था और जो लोग आज़ादी के नायक थे वो कोई ना कोई अखबार निकालते थे। तो वो एक जो दौर था वो किस तरह से व्यवसाय में, आज हम मीडिया इंडस्ट्री कह रहे हैं, न्यूज़ मीडिया कह रहे हैं, तो पूरी तरह से जिस तरह से उसका व्यवसायीकरण हुआ है। जैन जी, हस्तक्षेप कर रहा हूँ थोड़ा सा। आज़ादी के आंदोलन में पत्रकारिता का बड़ा महत्व रहा, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश की धरती से होशंगाबाद के पास के रहने वाले थे, उन्होंने भी अखबार निकाले थे और आज उन्हीं के नाम से मध्य प्रदेश में
पत्रकारिता का विश्वविद्यालय भी, जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इकलौता है। तो जो आपने जिक्र किया, मैं उसी बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि जो आज़ादी के सिपाही थे वो अखबार भी निकालते थे, और वो हाथ से लिखित अखबार होता था कई बार, और वो कई बार थोड़ा सा प्रिंटिंग मशीन में किसी के पास व्यवस्था हुई तो वो छाप कर चोरी चोरी बांटा जाता था, क्योंकि अंग्रेजों की खिलाफत उसमें बहुत होती थी। जी, अब बहुत संक्षेप में अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे याद आता है कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य पत्रकारिता के थे, जिसमें बाद में एजेंडा सेटिंग भी जोड़ा गया। महात्मा गांधी कहते थे कि लोक रुचि का उन्नयन पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन आज हम देखते हैं कि एजेंडा सेटिंग का जो उद्देश्य है वो अधिकांश समाचार माध्यमों का उद्देश्य बन चुका है। इसमें सत्ता की भी भूमिका रहती है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसमें कंटेंट को अगर कहें तो वो बहुत गौण हो गया है, और लोक रुचि का उन्नयन, शिक्षा, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं, खासतौर पे हिंदी पत्रकारिता में। जी, तो इसके स्वर्णिम काल भी रहे, लेकिन अभी हम उस स्याह पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी भी। रंजन जी कहते हैं कि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब नवजीवन या जो उनका अखबार निकलता था भास्कर, कांग्रेस की जिसमें नीति की बात होती थी, लेकिन उस अखबार में भी अगर इंदिरा जी जाया करती थी संपादक के कक्ष में, प्रधानमंत्री के तौर पर वो संपादक की अनुमति के बगैर नहीं जाती थी। इसके अलावा अगर वो चली भी गई और संपादक जी कुछ लिख रहे हैं तो तब तक वो चुपचाप बैठती थी जब तक कि उनका लेखन पूरा ना हो जाए। ये शिखर पर जलवा था पत्रकारिता का, और मध्य प्रदेश में ऐसे कई पत्रकार हुए हैं जिनके सामने मुख्यमंत्री जाते थे पूछकर, और जब तक उनका काम नहीं निपटता था तब तक मुख्यमंत्री उनके फुर्सत होने की प्रतीक्षा करते थे, उसके बाद अपनी बात करते थे। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो मैंने जिक्र कर दिया कि मैनेजमेंट की सिफारिश की हुई खबरों को हमने डस्टबिन में डालते हुए देखा है। अब की हम बात करें तो जो पत्रकारिता चल रही है रंजन जी, उसमें आपकी राय, क्योंकि आपने यूपी की पत्रकारिता भी देखी है और मध्य प्रदेश की भी देखी है। जी, और संजोग से ऐसा है राघवन जी, जो हम लोगों की पीढ़ी है, मुझे लगता है कि जो वो काल था, और रमेश शर्मा जी तो हमें बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने तो और अच्छा काल देखा है पत्रकारिता का। ये जो ट्रांजिशन हुआ है, बहुत ही हमारी जो पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी है, और रमेश शर्मा जी भी, तोमर साहब ने भी, ये जो ट्रांजिशन हुआ है, संक्रमण काल को कहें या बदलाव हुआ है, हम लोग बहुत क्लियरली देखा है। जी, तो सौभाग्यशाली भी हम लोग हैं, दुर्भाग्यशाली भी। दुर्भाग्यशाली इसलिए कि आपने जैसे कहा पहले सीएम बैठा करते थे, आज उल्टा है। आज संपादकों को सीएम कार्यालय के बाहर बैठे आप देख सकते हैं, और घंटों घंटों भी उनको वेट करना पड़ सकता है जब तक सीएम फ्री नहीं होंगे। ये बात सही है कि जो पहले जो बहुत से कारण तो सारगर्भित चीजें बताई रमेश शर्मा साहब ने, तोमर साहब ने बताया, बहुत सारी चीजें उसी में आ गई हैं। ये कारण सामाजिक भी हैं, कारण आर्थिक भी हैं, और बहुत कुछ राजनीतिक भी है। और एजेंडा सेटिंग तो बिल्कुल आजकल ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। तो पेपर जो तोमर साहब ने कहा एजेंडा सेटिंग, जी, तो लगता है सुबह आजकल पत्रकार उठता है, राघवन जी आपने उसको बहुत ही अच्छी बात कही शुरू में कि दलाल पत्रकारिता छोड़ो, पत्रकार दलाली छोड़ो। तो जो दलाल हैं राघवन जी, वो तो पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पत्रकारिता के सहारे उनको आगे बढ़ना है जी। लेकिन दुर्भाग्य पत्रकारिता भी दलाली नहीं छोड़ पाएंगे, ना छोड़ पाएंगे, ना छोड़ पाएंगे। दुर्भाग्य ही है। दरअसल पत्रकारिता की जो चकाचौंध थी रंजन जी, उसमें ऐसे लोग शामिल होगा जो पत्रकार नहीं है। कहते हैं ना, जब खोटे सिक्के चलन में होते तो कई बार 80 सिक्के चलन के बाहर हो जाते हैं। पत्रकारिता उसी दौर को भोग रही है कि असली पत्रकार चलन के बाहर होते जा रहे हैं और जो खोटे हैं वो चलन में है। दरअसल सरकारें भी उन्हीं को पसंद करती है। जो सत्ता है उसको पत्रकार नहीं चाहिए, सत्ता को दलाल चाहिए, क्योंकि जो वो चाहे वैसा लिख दें, जैसा वो कहें वैसा दिखा दें, यही उनके लिए मुफीद रहता है। और अगर सच पत्रकार लिखेगा तो हमारे राजनेता और हमारे जो हुक्मरान हैं, हुकूमत करने वाले ऑफिसर्स, उनको बहुत दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि आज की जो पत्रकारिता बिगड़ रही है उसमें पत्रकारिता का तो दोष है ही शर्मा जी, लेकिन सत्ताएं भी अब सच सुनना नहीं चाहती। अगर सच है तो वो कहती थी कि सच की गर्दन मरोड़ दी जाए, हमें ऐसा सच पसंद नहीं है। आपकी राय? निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही कही। एक समय हुआ करता था, कहीं ना कहीं सत्ता और समाचार पत्र दोनों एक भाव ऐसा रहता था कहीं ना कहीं राष्ट्र को लेकर के जी। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक समाचार पत्र लोकवाणी निकलता था, 1943 के आसपास शुरू हुआ जयपुर से, और आगे चल करके जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ रियासतों पर दाना डाला, जिसमें अपने यहाँ के हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल तो थी, इसके साथ साथ जैसलमेर की रियासत भी थी। और उन्होंने वो चूंकि सीमा पर लगती थी तो उन्होंने जैसलमेर के राजा को कहा कि आप स्वतंत्र रहना। ये खबर लोकवाणी के संपादक उस समय जो भी थे, मेरे ख्याल से तिवारी या जो भी सरनेम था, उनको पता लगी, तो उन्होंने समाचार छापने से पहले इसकी सूचना सरदार पटेल को दी। तो सरदार पटेल जी ने उनसे कहा कि इस खबर को आप कुछ घंटे, 24 घंटे रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन खबर अगर देंगे तो फिर हमको ही देंगे। वो फिर ये खबर दी और रात में वो ऑपरेशन हुआ, जैसलमेर के राजा पहुंचे, फिर दिल्ली और सिग्नेचर हुए। और फिर अगले दिन लोकवाणी ने समाचार पत्र ये खबर छापी। जैसलमेर इस रियासत में ही वो पोखरण का मैदान था जहां अपन परमाणु विस्फोट करते हैं। तो ये पत्रकारिता की ऊंचाई, पत्रकारिता का समर्पण। इसी तरीके से एक प्रताप अखबार कानपुर से निकलता था, उसके हर संपादक गिरफ्तार हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी भी उसमें रहे हैं, माखनलाल जी चतुर्वेदी ने वहां से पत्रकारिता सीखी है, तो उन हर संपादक हुआ है। तो वो स्थिति आज थोड़ी सी कम हो गई है। और आज कहीं ना कहीं वो जो धन है वो फिर पत्रकारिता की 4 पीढ़ी आप अगर देखें, 47 के पहले के जो पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी हों, माखनलाल जी हों, और भी सारे लोग थे, वो लोग थे जिनके मन में ये बात उठी कि हमको पत्रकारिता करना और समाचार पत्र निकालना है। और वो दीवानों की भांति आते थे और अपने जेब में चने रख करके, कई बार खाना भी नहीं मिलता था, और अपने पत्रकारिता करते थे। फिर दूसरे पत्रकारों की श्रेणी वो आई जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, लेकिन उसने स्वतंत्रता संग्राम अपने आंख से देखा, और लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो सामाजिक जागरण के आंदोलन थे उसमें भाग लिया। ये दूसरी पत्रकारिता की पीढ़ी थी। फिर तीसरी पीढ़ी वो आई जिसमें अपन लोग भी आते हैं कि हमने वो जो जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन देखा या जिन दोनों लोगों ने सामाजिक आंदोलन किया, हमने उनके चरणों में बैठ करके पत्रकारिता सीखी और वहां तक गए। अब जो पत्रकारिता आप देख रहे हैं, कहीं एडमिशन नहीं मिला तो उन्होंने जाकर के डिग्री ली, किसी भी पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में डिग्री ली, वो कैरियर बनाने के लिए दिखावट, और उनको लगता है कि यार पत्रकार बनना बहुत अच्छा है, आए और सबसे पहले उन्होंने कोई संस्था को ढूंढा और काम करने लगे। आज की जो पत्रकारिता है वो खुद का कैरियर बनाने के लिए है। इससे पहले की जो पत्रकारिता थी वो समाज और राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं समर्पण का भाव उस पत्रकारिता में था। ये अंतर हमको आज दिख रहा है और वो दिखता ही रहेगा। इसमें मुझे भविष्य में और गिरावट आने की भी संभावना है, क्योंकि जो कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, कल्पना से परे है। कितने समाचार पत्र ऐसे हैं जो केवल नाम के समाचार पत्र हैं, बाकी वो मत्था बदल अखबार निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये गिरावट अभी और आएगी। तो ये कंपटीशन गिरावट का है कि अभी जो प्रतिस्पर्धा गिरने की है, ये प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी कि जयंत जी, जैसे हमने कहा कि पहले संपादक के कक्ष में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बैठते थे, अब संपादक मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर बैठते नहीं हैं, बल्कि मैं तो बहुत ठेठ भाषा में बात करना चाहता हूं ताकि आम लोग जो सुने तो उनको समझ में आए। अब वो बैठते नहीं बल्कि वो लेट जाते हैं, शरणम गच्छामि हो जाते हैं कि काम कर दीजिए। पहले पत्रकार जब पहुंचता था तो अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री काम छोड़कर उनको बुलाते थे कि 2 मिनट उनसे बात कर लें, फिर इस काम को करेंगे। अब कोई पत्रकार पहुंचता है तो वो कहते हैं कि बैठा रहने दो, किसी काम से आया होगा, पहले ही अपना काम निपटा लें। कई बार तो वो गप्पे हाँकते और वो संपादक जी या अखबार के मालिक बाहर बैठते हैं। एक अंतिम लाइन में उसमें जोड़ूंगा कि अब किसी को अगर इज्जत नहीं मिलती, कहीं किसी ने धन अगर कमाया है अनीति से और उसे इज्जत प्राप्त करनी है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो फिर वो अखबार निकालता है या फिर चैनल को चलाता है। गायत्री में ये लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि जिसने अनीतिपूर्वक धन कमाया हो उसकी प्रशंसा मत करिए, लेकिन अब स्थिति ये कि जिसने धन कमा लिया है उसकी प्रशंसा सर्वत्र होती है। आपकी राय छोटी सी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात श्री रमेश शर्मा जी ने आपने कही है। चिंता का विषय ये है कि इतने माध्यम जब हुए हैं तब पत्रकारिता पतन की तरफ जा रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब बहुत कम माध्यम थे तब उत्कृष्टता थी और आज बहुत चिंतनीय स्थिति है। ये बात है। स्वराज अखबार की याद आती है, लगभग 10 संपादक पत्रकार उसके काला पानी की सजा में गए, इलाहाबाद से अखबार निकलता था। ऐसे कितने ही लोग थे। तो ये जो कैरियर बन गई है पत्रकारिता, ये कैसे एक बार फिर से देश सेवा का, समाज सेवा का माध्यम बन सकती है और लोक रुचि का उन्नयन कर सकती है, ये हमें देखना होगा। घटाटोप तो बहुत है, लेकिन इसमें 1975 का मैं 2 लाइन का जिक्र करूंगा कि मध्य प्रदेश से निकलने वाला एक अखबार इंदौर से नई दुनिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होता था। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो वो उन अकेले अखबारों में था जिसने अपने संपादकीय को खाली छोड़ दिया था।
ये उस समय की सबसे ताकतवर लीडर इंदिरा गांधी, जो बाद में तानाशाही की तरफ भी गई, उनके खिलाफ एक तरह से बिगुल था। अगर हम दूसरी बात करें तो जनसत्ता ऐसा अखबार था, आज़ादी के बाद की बात करें, उसके पहले तो बहुत सारे नाम हैं जिनका आपने जिक्र किया है, लेकिन आज़ादी के बाद जनसत्ता राष्ट्रीय स्तर पर या इंडियन एक्सप्रेस ऐसा ग्रुप था जो सत्ता के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी और ये बताया कि पत्रकारिता में क्या ताकत होती है या सच में क्या ताकत है। अब सच ढूंढने नहीं मिलता, लोग कहते हैं कि सच का पता नहीं है और झूठ बाजार में बिक रहा है। रंजन जी, आपकी बहुत छोटी सी अंतिम टिप्पणी। मतलब पूरा सीरीज चला सकते हैं, चाहे तो कई दिन चला सकते हैं जी, और बहुत सारे विषय आएंगे। गिरावट वही आई है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कंप्रोमाइज करना शुरू कर। मुझे याद है हमारे पत्रकारिता के शुरुआत में ही एक मीडिया हाउस जिससे मैं जुड़ा था, उससे कहा गया कि जो एडिटर की जरूरत नहीं है, हमें न्यूज की जरूरत नहीं है, न्यूज हमें नहीं चाहिए, कंटेंट चाहिए जो विज्ञापन के बीच में फंस जाए। पहले कंटेंट ड्रिवन या एडिटोरियल ड्रिवन पेपर हुआ करता था, बाद में मार्केट ड्रिवन पेपर हो गया। नंबर 2, हमने प्रोडक्ट बना दिया, जैसे प्रोडक्ट बना दिया, खर्चे बढ़ गए, मालिक सत्ता के दबाव में आ। और एक और चीज जो तोमर साहब ने कहा, काला पानी आज भी पत्रकार जाता है, लेकिन अंडमान निकोबार घूमने जाता है जी, तो ये अंतर है। और एक और लास्ट एक बात कहूंगा, मैंने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमरे बैठा हुआ था राजन जी, एक ग्रुप संपादक आए हिंदी पेपर के थे, ग्रुप एडिटर आए, वो खड़े हो गए उनके सामने, कहे हमारे सर पे हाथ रखिए, आप आपका आशीर्वाद चाहिए। जब तक सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा वहां से हटे नहीं। इसको इसी बात से मैं समझ करूंगा, ये पत्रकारिता गिरावट है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत माने कोहरा या तो नहीं, लेकिन घना अंधकार है। लेकिन उम्मीद इसमें यह भी करते हैं कि उसमें अगर जुगनू भी चमकता है तो उसकी रोशनी दिखाई पड़ती है। तो एक तरह से हम इसको पॉजिटिव रूप से अगर लें तो जितनी ये गिरावट है उसमें अगर कुछ भी ईमानदार पत्रकार हैं तो उनकी पत्रकारिता चमकेगी, दिखेगी और उसे सत्ता और प्रशासन महसूस भी करेगा उसकी तपिश को, उसकी रोशनी को जनता भी देखेगी, भले ही वो जुगनू की तरह है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी गिरावट के दौर में हम कहते हैं कि डॉक्टर के पेशे में गिरावट मंजूर नहीं है, न्यायालय में गिरावट मंजूर नहीं है, शिक्षा में गिरावट मंजूर नहीं है और चौथा पत्रकारिता में गिरावट मंजूर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे साथी पत्रकारिता कर रहे हैं वो इसको और बेहतर करेंगे और इसमें ईमानदारी के 4 चांद लगाएंगे। मैं तीनों मेहमानों का, रमेश शर्मा जी का बहुत साधुवाद करता हूं, जयंत जी आपका बहुत धन्यवाद, रंजन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, कल जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ठीक जगह पर आए हैं, गिरावट खत्म हुई और अब हम स्थिर हो रहे हैं और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।